Good evening and welcome to Tonight with Faria. PK661 तैयारा हादसे के जिम्मेदार कौन है? Let's take a look at the headlines tonight. PIA की फ्लाइट PK661 का हादसा, असल वजूहात क्या थी? लेकिन मेंटेनेंस के इश्यूज हैं मुझे मालूम है। तैयारा तबाही की इब्तदाई तहकीकात में इंजन की खराबी को जिम्मेदार ठहराया गया। PIA के तैयारों में मेंटेनेंस के मसाइल से पायलट भी परेशान थे। फ्लाइट PK661 के सानेहा का सच कौम के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? मुतासरा खानदानों पर क्या गुजर रही है, पूछेंगे तैयारे के मावन पायलट अहमद जंजुआ की फैमिली से। एंड वेलकम टू द शो। 7 दिसंबर की शाम थी जब खबर आई कि चित्राल से इस्लामाबाद आने वाली PIA की बदकिस्मत परवाज PK661 हादसे का शिकार हो गई। इस खबर ने 48 खानदानों की जिंदगियों को अंधेर कर दिया। हादसे के बाद PIA की कारकर्दगी पर कई सवालिया निशान उठने लगे हैं। ETR तैयारों की मुरम्मत में नाक़िस मुख्तलिफ नकाइस की बातें भी हो रही हैं। मेंटेनेंस के हवाले से भी बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नेग्लिजेंस नजर आ रही है। सवालिया निशान ये भी है कि माजी में होने वाले ऐसे ही तैयारे के हादसों के हवाले से कभी भी रिपोर्ट को क्रिस्टल क्लियरली नहीं अवाम के सामने लाया गया। यही सवाल जब हमने हुकूमती एहलकार सीनियर पोजीशन पर हैं मशाहिदुल्लाह साहब उनसे किया तो उन्होंने बरमला कहा कि तमाम का तमाम कसूर मेंटेनेंस का था। लेट्स लिसन टू हिम। जितनी शदीद से शदीद तर इंक्वायरी हो वो भी कम है, इसलिए कि एक तो वो हादसा तो हो गया, देखा हादसा होते हैं दुनिया भर में लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसमें नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा। और उसके बाद इसके बाद भी आप देखें आज एक और ख़बर आई हुई है, इससे पहले कभी ये हो गया छोटे मोटे मसले लेकिन मेंटेनेंस के इश्यूज हैं मुझे मालूम है। आप खुद कह रहे हैं मेंटेनेंस में मसले हैं, ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ मेंटेनेंस में मसले का मतलब है कि आप मरवा रहे हैं लोगों को, उनकी जानों से खेल रहे हैं। ये जो मैं जो कह रहा हूँ, ये जो अभी खबरें आई हैं ना, आप उनको और से पढ़ लें तो उससे पता लग जाएगा कि मेंटेनेंस के इश्यूज हैं। तैयारा हादसे की तफसीलात अभी जारी हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मगर इब्तदाई तहकीकात जो सामने आई हैं उस रिपोर्ट में कुछ बातें वाज़ेह कर दी गई हैं। वो ये कह रही हैं कि दौरान परवाज तैयारे का इंजन फनी खराबी के बायस धमाके से फट गया था। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंजन की तबाही तैयारे के हादसे का सबब बनी। पायलट ने कंट्रोल टावर को इंजन के खराब होने का पैगाम दे दिया था। इंजन खराब होने के साथ ही तैयारा ज़मीन की तरफ बढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब तैयारा सिर्फ 60 सेकंड में 2000 फीट तक नीचे आ गया था। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इंजन फटने और विंग को नुकसान पहुंचने पर पायलट ने तैयारे को ग्लाइड करने की कोशिश की। पायलट ने तैयारे को ऊपर उठाने की भी कोशिश की। इस दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर को परेशानी की हालत में जो एक पैगाम दिया जाता है मेडे का, वो पैगाम भी दिया। मेडे के पैगाम के बाद तैयारे का कंट्रोल टावर से राब्ता ख़त्म हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में भी इसी तैयारे का एक इंजन ख़राब हुआ था, जिसके बाद उसे ग्राउंड करके नया इंजन डाला गया था। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तो आ गई है, मगर मुकम्मल तहकीकात का इंतज़ार है। कौम इस हादसे का असल जो रीज़न है, जो वजूहात हैं, वो जानना चाहती है। इस फ्लाइट में मावन पायलट अहमद जंजुआ भी थे। इनके ख़ानदान पर इस साने के बाद यकीनन एक बहुत बड़ी क़यामत गुजर गई। आज ये पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि उनके तासुरात क्या हैं, मगर उससे भी अहम बात यह है कि माजी में जिस तरीके से रिपोर्ट्स को दबा दिया गया, वक्त बाय किया गया, ये देखा गया कि अभी जज्बात गर्म है, इस वक्त ना सामने लाई जाए रिपोर्ट, उस वक्त लेकर आई जाए या उस वक्त बात की जाए जब कोई उसके ऊपर ज़्यादा तहकीक ना कर सके। क्या दोबारा इस हादसे में भी ऐसा हो सकता है? बड़ी तफसीलन हमने इस हादसे की मुख्तलिफ पहलुओं को तो देखा, मगर आज हम सिर्फ फोकस करेंगे एक फैमिली पर इस हवाले से कि एक ख़ानदान को अगर हम आपको दिखाएं कि क्या हुआ है तो आप सोचें इस तरह के कई ख़ानदान थे इस तैयारे में, उन सब की फैमिलीज़ यही सवाल कर रही हैं।
एंड वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शहीद कैप्टन अहमद जंजुआ की फैमिली मौजूद है। दानियाल मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। शाहिदा मंसूर साहिबा, आप वालिदा हैं उनकी, थैंक यू वेरी मच। एंड सारा मंसूर, यू आर हिज सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तहकीक के हवाले से ही सवाल करना चाहूँगी। आपको मैंने सुना आंटी, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में यही बात कर रही थी, क्या आपको यकीन है ये बात, और ये बड़ी बात है कि आप इस वक्त आके, क्योंकि आप ज़ाहिर गम से भी गुजर रही हैं, मगर आप तहकीक का मुतालबा भी करिए, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि मेंटेनेंस की गलती थी? बिल्कुल, ये मेंटेनेंस की गलती थी और जहाज़ ख़राब था। बार बार मेरा बेटा भी बताता था कि ये जहाज़ एक इंजन पे उड़ाते हैं, और जब भी उसको मैंने कहा कि तुम क्यों नहीं बताते, उसने कहा मैं तो अपना काम कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कि आगे हमें तो बोलने नहीं देते इतना ज़्यादा। वो बिल्कुल अभी नया था, उसको 4 महीने अभी हुए थे आए हुए, और मैंने इनकी रिक्वेस्ट की थी कि इसको नॉर्थ की तरफ मत भेजें प्लीज़, ये अभी एलिजिबल नहीं है, ये बहुत अभी नया आया है। मैंने हर सीनियर के जाके आगे हाथ जोड़े और उनको मना किया कि इसको मत इधर भिजवाया जाए। कैप्टन अजहर को उन्होंने मेरे बेटे को वर्गलाया पर्सनली और कहा कि तुम इधर आ जाओ, और मैंने जब उनको कहा कि भाई मैं नहीं भेजना चाहती, मैंने एक पहले इसके फादर को खोया है और मैं मज़ीद कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ही सेड नहीं, मैं भाभी इसका बड़ा ख्याल रखूँगा और आप फिक्र ना करें और ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने अपना इनको हंसता खेलता बच्चा दिया और इन्होंने मुझे ताबूत में बंद करके वापस कर दिया। वो 7 दिन जो मेरे ऊपर गुजरे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने किस कर्ब से वो गुजारे, जबकि बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी और मैं एक ऑलरेडी गम बर्दाश्त कर चुकी थी इनके फादर का। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या करूं। मेरा बच्चा घर से ठीक ठाक गया और इन्होंने मुझे किस हालत में मेरा बच्चा वापस कर दिया। 8 साल की स्ट्रगल के बाद ये जॉब मेरे बच्चे को इन्होंने दी थी। जबकि फादर की डेथ हो तो इमीडिएट एक बेटे को खड़ा करते हैं। इन्होंने ये 8 साल के बाद उसको एक जॉब दी और 4 महीने के बाद इंसिडेंस हो गया कि उसको ख़राब जहाज़ पे चढ़ा के और इन्होंने भिजवा दिया। इस जहाज़ की लगातार 2 साल से कंप्लेंट्स थी हर चैनल पे कि ये ख़राब है। यही इसी ATR का बार बार नाम लिया जाता था और कि ये किसी टाइम भी गिर सकता है। और आपके बेटे ने आपसे ये सब शेयर भी किया था कि उनको खदशा है इस हवाले से। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो कह रहे थे कि एक इंजन पे भी चलाने का कह देते थे उनको। जी बिल्कुल, उनको वर्बली कह देते थे एक इंजन पे आप ले आए, ग्लाइड करके ले आए। आपने वो सहगल साहब की बात सुनी होगी कि उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि ये ग्लाइड करके भी जा सकता था, कि अगर उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद थी तो वो खुद क्यों नहीं इस जहाज़ में बैठ गए, उन्होंने अपना बेटा क्यों नहीं इस जहाज़ में बिठा दिया। अगर उनको इतनी ज़्यादा उम्मीद थी, ये जितना सीनियर अमला बैठा हुआ है ये बिल्कुल 2-2 पोस्ट संभाल के बैठ जाते हैं और अपने बेटों के लिए मनूवरिंग करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और ये अपने बेटों को कभी ख़राब जहाज़ों पे नहीं चढ़ाते। आप जुनैद यूनुस को देख लें, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। उनके 3 बेटे PIA में हैं और उन्होंने कॉन्टीन्यूसली सीट बदली। आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखें कि वो कभी एज वाइज कर देते हैं, कभी मेरिट पे कर देते हैं, कभी वो किसी उस पे कर देते हैं और उसके बाद वो ATR पे अपने बच्चों को बहुत कम, मेरा ख्याल है एक बेटे ने शायद ATR पे गया होगा 320 पे वो करके, और उनको आगे आगे वो 2-2 पोस्ट खुद संभाली हुई हैं। और मुझे ये तसल्लियाँ देते रहे कि जब भी मैं MD बनूंगा मैं आपके बेटे को सबसे पहले जॉब पे लूँगा। और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे ये भी नहीं पूछा कि हमारी फैमिली किस हाल में है और हम किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं और मैं कितने धक्के खाए हैं। ये आप पर यह सोच सकती होंगी, मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में इतना ज़्यादा मैंने ख्वारी काटी और इन्होंने कभी मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं दिया कि मैं बाहर बैठ के आ जाती थी सारा दिन, और ये मेरे बच्चों को नहीं कहते थे ले लेंगे, अभी तो पता नहीं, जॉब भी नहीं खुली। और ये उस वक्त जॉब खोलते हैं जब इनके बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं और सारे काम कर लेते हैं, फिर ऐड भी आ जाते हैं, फिर जॉब्स भी आ जाती हैं। सो आप बता रही हैं कि जिस आपके हस्बैंड की डेथ हुई वो 2008 में
2008 में, जी। उसके बाद जो एक उनका क्राइटेरिया था वो भी PIA के ही पायलट थे, वो PIA के पायलट। उसके लिए आपको बकायदा स्ट्रगल करनी पड़ी अपने बेटे की जॉब के लिए उसके बाद, बिल्कुल, बहुत क्योंकि ज़्यादा। आपके दूसरे बेटे भी पायलट ही हैं जी। और कोई हेल्प हुई उस हवाले से? कुछ हेल्प नहीं हुई, बिल्कुल। मेरा बेटा अपने टाइम पे 8 साल, आप सोच लें क्या हेल्प हुई। 8 साल के बाद उसको इन्होंने इंडक्ट कर लिया मेरे बेटे को और 5000 दे के घर बिठा दिया। अगर 5000 से एक फैमिली चल सकती है तो आप मुझे बता दें। हमें तो ये अल्लाह रसूल बताते हैं और ख़ुद इनको नहीं पता कि ये क्या करते फिर रहे हैं। ये इस तरह फ्लाइंग कॉफिन बना के जहाज़ों में चढ़ा रहे हैं फैमिलीज़ को। इतने जो 48 फैमिलीज़ इन्होंने तबाह की हैं, मैं सबके बिहार पे कहती हूँ कि आज मैं एक माँ रो रही हूँ, मेरा ख्याल है हर घर में इसी तरह मेरी तरह हर माँ रो रही होगी। और इन्होंने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और मेरी जो एक अहम बात आपने अभी की है वो ये बता रही हैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ATR पे या फलाने रूट पर, जैसे ये नॉर्दर्न रूट है, ये सेफ नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है PIA के हवाले से। जी। क्यों थी ये अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि ये इसमें तो बड़े लोग ट्रैवल करते हैं, मैं खुद इस पे ट्रैवल करके गई हूँ। सो इट मीन्स कि कोई ना कोई वजह थी कि समझा जा रहा था कि ये खतरनाक रूट है, ये खतरनाक है और इसको ये बिल्कुल चेक करके नहीं चढ़ाते जहाज़ों को। और ये बस ऐसे ही कह देते हैं कि जी चला दें, इनको ऑर्डर देते हैं ऊपर से और ये कह देते हैं इन जहाज़ों को चला दें। और वो कोई उसको चेक नहीं करता, कोई चेक करने का इनके पास कोई है ही नहीं सिस्टम। जबकि ATR की सारी मेंटेनेंस बाहर से होती है और ये इधर लोकली खुद करवाते हैं। क्रिमिनल जो भी इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जो कुछ हैं, मेरी तो बिल्कुल ये वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है और मेरी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है, इसका आज खुद नोटिस ले। मैं बार बार कह रही हूँ, बार-बार कह रही हैं बात, हाँ, अभी तक बिल्कुल कोई ये मैं इस बार हवाले बार से बात आपने कह देखी रही हूँ progress? कि आज खुद नोटिस लेके ये जो 48 फैमिलीज हैं सबकी FIR कटवाएं और इनको सजाएं दी जाएं जिन्होंने ये क्रिमिनल केस ये काम किया है। और एक बात जो हम देख रहे हैं, आप कुछ दिनों से वोकली आके ये बात कर रही हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि तकलीफ दे वक्त में आप आके ये बात कर रही हैं तो ये आसान नहीं होगा। किसी ने प्रेशर डालने की कोशिश तो नहीं की आप पर कि आप रुक जाएं, इस तरह की बात ना करें? ये मेरे पहले जब मेरे हस्बैंड का हुआ था उस वक्त भी मैंने केस डाला था इनके ऊपर, अभी तक वो केस चल रहा है, 8 साल हो गए हैं। ये उस वक्त मुझे प्रेशराइज करते थे कि आप केस वापस ले लें, नहीं तो हम आपके बेटे को जॉब पे नहीं रखेंगे। ये इन्होंने कहा? बिल्कुल, ये पूरी मैनेजमेंट मुझे आपने केस वापस लिया? नो, मैंने कहा अगर मेरे हस्बैंड की कॉस्ट पे केस है तो बेशक मेरे बेटे को ना ले। और उस केस की प्रोग्रेस क्या है अब तक? क्योंकि 8 साल हो चुके हैं। कभी हाई कोर्ट में चला जाता है, कभी सिविल में आ जाता है, कभी हाई कोर्ट में, कभी, क्योंकि ये पेश ही नहीं होते वहां पे जाके, ये लोग पेश ही नहीं होते। और इन्होंने उस वक्त भी कोई, मेरे हस्बैंड की दफा वो बर्मिंघम से आ रहे थे और उनको हार्ट अटैक हुआ 20 मिनट्स के बाद, और वो भी कैप्टन की नेग्लिजेंस की वजह से ये इंसिडेंस हुआ कि आप देखिए उनको लैंड करना चाहिए था आपके, क्योंकि अभी एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस को इसी तरीके से हार्ट अटैक हुआ है तो पायलट ने फौरन लैंड कराया जहां पे मौका मिला और उनको ले गए हॉस्पिटल। सो इसी तरीके से आप यही आपकी डिमांड होगी यकीनन कि या प्ली होगी कि उनको ले जाना चाहिए था हॉस्पिटल फौरन। 8 कंट्रीज आई हैं और उनको तो फौरन ही 20 मिनट्स के बाद ही हो गया था, तो ये वापस बर्मिंघम ले जाते। और पीछे आप देखिए 777 है, इस पे 500 लोग बैठे हुए हैं। अगर मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो सकता है तो क्या वो कैप्टन नहीं मर सकता था जो साथ बैठा हुआ था? उसने ये नहीं सोची बात, तो फिर वो 500 पैसेंजर का क्या बनता? मेरे हस्बैंड की सीट पे एयर होस्टेस को बिठा रहे थे बार बार और उनको वहां पे ऑक्सीजन लगी आधा घंटा। मैंने खुद ये सारे एविडेंस इकट्ठे किए, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई शोकॉज नोटिस नहीं। उस वक्त की मैनेजमेंट ने ये कह दिया हम वर्बली आपको माफ़ी मंगवा देते हैं, माफ़ीनामा करा देते हैं। मैंने कहा मेरे सामने भी उस कैप्टन को बिल्कुल मत लाए, मेरी पूरी फैमिली इन्होंने डैमेज कर दिया। और वो कौन थे कैप्टन साहब जो साथ थे? उनके नाम? उनका कैप्टन अल्ताफ राजा। कैप्टन अल्ताफ राजा साहब साथ थे जिनको चाहिए था, आपकी प्ली ये है कि वो लैंड करते उस वक्त। और उसकी फिर जब वापस यहाँ पहुंचे हैं तो कितनी देर बाद डेथ हुई आपके हस्बैंड? लैंडिंग भी मेरे हस्बैंड से करवाई और फिर जब वो आए तो उन्होंने नीचे बैठे हुए थे फ्लाइट ऑपरेशन में, उनको कोई भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहीं हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस नहीं मंगवाई, वो वहीं नीचे बैठे रहे। उनको 2-3 कैप्टन्स वहाँ पे मिले कि क्यों इधर बैठे हुए। उन्होंने फिर कॉल करके ये मेरी बेटी है सायरा, इसको बुलाया और इसको कहा कि फ़ौरन आ जाओ। ये रेडी हो रही थी, अपने जा रही थी कॉलेज,
उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जहाँ भी हो फौरन आओ, ये पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। और इतना फिर ये गई है, और उसके बाद ये शिफा लेके गई है उनको, और शिफा के दरवाजे पे ही उनको कार्डियोजेनिक शॉक हुआ, और वो वहीं पे उनको फिर लेके गए। काफ़ी दिन 9 डेज वो उस पर रहे रेस्पिरेटर पे, और इनमें से वो कैप्टन एक दिन मेरे हस्बैंड को देखने नहीं आया। ये इतने बेहिस लोग हैं कि इनको समझ नहीं आती, क्योंकि इनके अपने साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होता। इन्होंने मुझे 2 दफा डैमेज किया, इन्होंने मेरा घर तबाह कर दिया बिल्कुल। मैं रोजाना रोती हूँ और मेरी तरह हर मार हो रही होगी, मुझे समझ नहीं आती। ये बहुत बहुत अफसोसनाक पूरी की पूरी सूरत हाल जो मैं बता रही हैं। आई कम टू यू सारा, एक वक्त पे मुझे जाना है, लेकिन आपको उन्होंने फ़ोन किया। लेट्स, अगर हम आपके फादर की जो इंसिडेंट है उसके ऊपर जाएं पहले, फिर इधर भी आएँ। यकीनन माँ का दिल दुखा हुआ है, लेकिन वो जो बात कर रही हैं वो बड़ी अहम है। ये मत समझिए कि ये तकलीफ़ में ये बात कही जा रही है। इट्स अ थॉट थ्रू एक्यूजेशन कह लें, या थॉट थ्रू एक केस समझ लें, और इसको संजीदगी से देखना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरियान। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपके वालिद की। आप फिर लेके गई उनको हॉस्पिटल, ये उनका काम नहीं था PIA का कि वो उनको वहाँ से लेकर जाते, बजाय से कि आपको कॉल की उन्होंने? जब मैं पहुँची हूँ, बाबा की कॉल आई, और जब मैं पहुँची हूँ एयरपोर्ट, तो यू वुडंट बिलीव दिस कि PIA की ये हाइस की गाड़ियाँ होती थी पुरानी जो पिकअप के लिए आती थी, वो उसकी बैक सीट के ऊपर लंबे लंबे लेटे हुए थे। इससे पता लगा कि वहाँ पे कोई एम्बुलेंसेज नहीं थी, कोई इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी से मेडिकल इमरजेंसी से डील करने के लिए देयर इज़ नो सेटअप at all. This was 8 years ago. This was in 2008. I don't know yet. Right, क्योंकि कोई इंक्वायरी उसके ऊपर नहीं हुई, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाबा को मैं लेके शिफा, आई टुक अ डिसीजन कि उनको शिफा ले जाती हूँ। खुद अकेले, कोई आपके साथ स्टाफ? सिर्फ आगे एक ड्राइवर बैठा हुआ था, ठीक, और एक बंदा और था जो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। तो वो एक ही केडर के थे, दोनों ड्राइवर्स थे प्रॉबेबली, और मैं पीछे अपने वालिद के साथ फर्स्ट पायलट थे इसके फर्स्ट ऑफिसर थे इस फ्लाइट के। और उनको वो लेकर आए, प्लेन उनको लाना था, एक तो रास्ते में उन्होंने लैंड नहीं किया, सो हमारे ऑडियंस समझ सकें कि ये किया उन्होंने, और उसके बाद बजाय से कि उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाते, वो टाइम भी उन्होंने वेस्ट किया कि पहले आप आए और फिर आप लेकर जाएं। और मेरे फादर ने कॉल भी मुझे खुद की, उन्होंने, किसी ने नहीं की। He called me himself from his phone कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ, come quickly. ओके, राइट। सो दैट मुझे सुन के बहुत तकलीफ भी हो रही है ये बात। फिर उसके बाद क्या हुआ? शिफा के इसके दरवाजे के ऊपर, इमरजेंसी के डोर के ऊपर, मेरे फादर का मेरे हाथों में मैसिव हार्ट अटैक हुआ है। और जब मैं इनको ER के अंदर लेकर आई हूँ, ही वाज पल्सलेस एंड BP-लेस। माय मदर लूजिंग योर हस्बैंड। एग्जैक्टली, बेटे के बाद तो मैं बिल्कुल खत्म हो गई हूँ, मेरा बेटा। एंड देन वही आपके भाई ने जब वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, एंड ऑब्वियसली ये हमारे प्राइड है, हम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको अपना सही करने पड़ेंगे, SOPs को उनकी इम्प्लीमेंटेशन करानी पड़ेगी। लेकिन आपको कोई खदशा तो नहीं आ रहा था जब भाई भी उधर ही जा रहा था? तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं आ रहा था, बार बार, मतलब आप इतना ज़्यादा डर जाते हो। लेकिन वही बात है कि माय फादर वेंट वे बिफोर हिज टाइम। जब उस वक्त वो गए, हम लोग उस वक्त कोई भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं था, एंड नोबडी वाज रियली सेटल्ड। तो ये एक गारंटी PIA ने, वो भी अम्मी के बार बार चक्कर लगाने के बाद, ये नहीं कि उन्होंने खुद से ऑफर की कि ऑन ड्यूटी माय फादर पास्ड अवे, कि हम आपका एक बेटा जो है उसकी जगह वी विल कंसिडर हिम, हम उसको सीट देंगे अगर वो सारे प्रोसेस ड्यू प्रोसेस कर आएगा, विच टुक 8 years। सो कोई स्पेशल फेवर्स नहीं थे। और यही खदशा क्यों नहीं होगा जब आपको अंदर से पता है कि हालात क्या हैं? खदशा क्यों नहीं होगा? और आप बता रहे हो कि आपने काफ़ी लड़ाई की घर में कि इस रूट पे ना जाएं, यानी ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रूट सेफ नहीं है। यस, उसने सारे घर में सिफारिश लगवाने की कोशिश की, किसी ने भी नहीं लगाई। वो फिर अम्मी के सर हो गया कि मुझे जाना ही जाना है। मुझे नॉर्थ हर हालत में फ्लाई करना है। उसने अपनी पोस्टिंग कराई है सितंबर 1 से कि वो यहाँ आ जाए। और आपसे शेयर भी किया उन्होंने SOPs को फॉलो ना करने ये बहुत, वो तो डेली शेयर किया, वो तो इतनी चीजें फरिया के में सब
आवाम जानना चाहती है। रिमेंबर, आपकी एक फैमिली है, बहुत मोहतरम फैमिली, लेकिन इस तरह के और बहुत सारे ख़ानदान हैं, उनको आपका पर फ़र्ज़ है कि बताएं कि क्या क्या उन्होंने आपके साथ शेयर किया। फिर ये एक तो ये कि वो पिक्चर्स बहुत ज़्यादा लेता था अपने आईपैड से, और हर चीज़ डॉक्यूमेंट करता था, सेल्फीज़ भी लेता था, फिर प्लेन का बस सारी डॉक्यूमेंटेशन करता था। ही शोड मी अ पिक्चर ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, 3 वीक्स बैक, क्रैश से 3 वीक्स बैक, और कहते हैं कि सरपा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये APBHO के टेल साइन था, और इसका आई डोंट रिमेंबर विच प्रोपेलर, राइट और लेफ्ट साइड का विंग था, मतलब साइड नहीं मुझे पता। कहते हैं ये ना सरपा आप देख रहे हो अंदर, यहाँ पर वहाँ अंदर एक डक्ट टेप लगी हुई थी, जहाँ ये प्रोपेलर्स हैं वहाँ पर अंदर एक जगह पे डक्ट टेप लगी हुई थी ब्राउन। मैंने अहमद को कहा अहमद ये पिक्चर मुझे फॉरवर्ड करो। उसने कहा नहीं आप वायरल कर दोगे और मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ये मतलब somebody might trace it back to me, और वो फ्लाइट भी ट्रेस कर सकते हैं। सो आप सोच सकते हो कि जब आप वॉक अराउंड कर रहे हैं तो आपके पुर्जे इतने ख़राब हैं, और ये आप नॉर्थ से फ़्लाइट वापस लाएंगे जिसके अंदर एल्टीट्यूड और ये सारी चीज़ें, प्रेशर और ये सारी चीज़ें आपने देखनी हैं। आपने टेपें लगाई हुई हैं जहाज़ को। और ये सवाल कभी आपने पूछा किसी से, या अपने भाई से डिस्कस किया? भाई से डिस्कस किया। आप लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाते इसके ऊपर? मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा अहमद तुम इसके बाद इसको रिपोर्ट नहीं करते हो? कहते हैं सरपा मैं कैप्टन को रिपोर्ट कर देता हूँ, मैक्सिमम इंजीनियर को बता देता हूँ। कहते हैं लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वर्बल होती हैं। ये बात उसने मुझे 2 दफ़ा कही है कि सरपा ये सारा काम वर्बल होता है, जब ताकि कुछ रिटन ना आए। सो अनलेस इट इज़ अ वेरी मेजर फॉल्ट विच everybody has noticed, it is all on the phones, right, and verbal, and so then this is murder, so who knows, then this is murder। इस तरह और के गिलगित में मेरा भाई इसी जहाज से एक दफा वॉक अवे कर चुका है, उसने कैप्टन का भी वेट नहीं किया, उसने वॉक अवे कर दिया कि मैंने ये फ्लाई नहीं करना। गिलगित में एक दफा कर चुका है, और ये आप रिकॉर्ड निकलवा के देख सकते हैं, he walked away। और ये किस मंथ की बात है? ये बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, ये अभी तो हुआ था, आया था। इंटरनेशनली हम शेयर कर लेते हैं, क्योंकि बरतानिया में तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हमसे शेयर करते रहते हैं कि कितनी मसाइल का सामना होता है। वो कहते हैं कि हम डरते भी हैं ट्रैवल करते हुए, और आप भी यही कह रहे हो कि इंटरनेशनली अगर रिकॉर्ड्स निकाल कर देखें तो आपको नजर आएगा, क्योंकि इंटरनेशनली पे प्रेशर पड़ता है SOPs को, तो जो जहाज यहाँ से क्लियर होता है वो वहाँ जाके ग्राउंड हो जाता है। तो ये सवाल फिर है जो हमें PIA से यकीन हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दानियाल, आपने इत्तला दी थी अपनी वालदा को सबसे पहले, आपको पता कैसे चला था अपने भाई के बारे में? मेरे एक इंस्ट्रक्टर है, ही इज़ फ्लाइंग इन एयरब्लू, तो उनकी फ़्लाइट थी पेशावर की, राइट, एंड व्हेन ही लैंडेड तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे इस तरह से अहमद की मेडे की कॉल आई है। मैंने सुना आपके भाई ने मेडे की कॉल दी थी। तो जब ये लोग फ्लाई कर रहे होते हैं तो सब एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं, तो वहाँ पे सारे जहाज़ों को पता होता है क्या बात हो रही है। तो जब PK661 से कॉल आई तो वो ये लोग पेशावर लैंड कर रहे थे, तो इन्होंने लैंड करते ही मुझे कॉल किया, पूछा कि अहमद कैसा है। मैंने कहा मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, मैं उसको काफ़ी देर से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। थोड़ी देर बाद उनकी दोबारा मुझे कॉल आई, लाइक 2 मिनट बाद आई कि सर्च एंड रेस्क्यू वाले वहाँ पे हैं, प्लेन क्रैश कर गया। सो आई टोल्ड माई मॉम कि अभी न्यूज़ पे बात नहीं आई थी, तो उस टाइम मैंने अपनी अम्मी को बताया कि अहमद का जहाज़ मिसिंग है, और हम लोग सीधा वहाँ से PIA के सिचुएशन रूम पे पहुँचे हैं, फ़्लाइट ऑपरेशंस के नीचे। उनसे लड़ाई कर वहाँ पे दरवाजे बंद थे, बंद इस तरह से कि जब उन्होंने देखा कि हम पायलट की फैमिली यहाँ पे पहुँच गई है फ़्लाइट ऑपरेशंस पे, वहाँ पे गार्ड ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स फ्लाइंग के और मेरे कोलीग्स और काफ़ी सारे जानने वाले मेरे साथ थे वहाँ पे, जो ऑलरेडी लोग वहाँ पहुँच रहे थे व्हेन दे फाउंड आउट कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। वो सब लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि PIA के जो गार्ड्स थे उन लोगों ने मुझे एंटर नहीं होने दिया। कोई बात हमसे आप जो शेयर करना चाहें ताकि लोगों को पता चले अहमद के बारे में? मेरा बहुत प्यारा बेटा था, बहुत मेरा फरमा बरदार था, और मेरा बहुत अपने फादर के बाद बहुत ख्याल रखता था। और जब से उसकी ये जॉब हो गई थी तो वो मुझे कहता था मामा अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल अब आपका इतना ख्याल रखूँगा। आपने बहुत 8 साल बाबा की बहुत तकलीफ़ें काटी हैं, और मेरा इतना प्यारा बच्चा था कि मैं बता नहीं सकती। मैं उसको खो के इतनी बेसकून हो गई हूँ कि मुझे लगता है मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। मेरा जीने से दिल उठ गया बिल्कुल। मैं अपने बच्चे की चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं भी मर जाऊँ। मैं कहती हूँ इसी तरह 48 फैमिलीज वो भी अपने घरों में ऐसे ही रो रहे होंगे मेरी तरह, और इसी तरह अपने प्यारों को याद कर रहे होंगे। मैं कहती हूँ मेरी सियासतदानों से भी अपील है कि आपस में झगड़ने से
एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से बेहतर है ये जो अवाम हम लोग जो रो रहे हैं हमारे लिए काम करें, FIR कटवाएं और हमारा ये देखें कि हमारे दुख को समझें कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं, इतनी फैमिलीज हम किस दुख से गुजर रहे हैं। ये जो आप कह रही हैं ये किसी के साथ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन इसका मदावा यही है कि इंक्वायरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। इसका मदावा ये है जिस जो जिम्मेदार है उसको ज़रूर सज़ा मिले। आप सारा कोई बात अपने भाई के हवाले से करना चाहें तो? यही कि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रोसेस फॉलो करने वाला और बाय द बुक बच्चा था। राइट। दाएं बाएं बिल्कुल भी नहीं होता था, ना हक बात करने वाला बच्चा था खुद। He was only 26 years. He was only 26. तो उसने हमेशा अपनी बात को जो भी वो मतलब whatever process procedure he was doing ओपन रखता था, उसकी कोई छुपी हुई बातें नहीं थी। तो अब जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक कंपनी है अमेरिकन NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, जिन्होंने ऑफ़र की, ये थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन्होंने पहले भी ATR के क्रैशेस को इन्वेस्टिगेट किया है। इन्होंने ऑफ़र की PIA को कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इनको क्यों मना किया गया? क्योंकि जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है जो कि कहते हैं कि अब सिविल एविएशन के अंडर नहीं है, इसने लास्ट 2 क्रैशेस की जो रिपोर्ट बनाई वो यही बनाई कि पायलट्स की गलती थी। PIA आपको कोई कॉम्पनसेशन या उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ आपका ख्याल करिए, आपके हस्बैंड भी थे, बेटे भी थे? नो, मेरे हस्बैंड के बाद उन्होंने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, किसी किस्म की कोई मुझे एक्स्ट्रा फेवर नहीं दी। सिर्फ मुझे बस ये था कि ये धमका देते थे कि अगर केस वापस ना लिया तो हम आपके बेटे को नहीं लेंगे। तो मैं कहती थी कि बेशक ना ले। और अब ये है कि मेरा बेटा तो दुनिया से चला गया, उसको 8 साल के बाद इन्होंने लिया था और वो वापस चला गया। मेरा इस वक्त अर्निंग मेंबर था वो घर का, अपनी बहनों का ख्याल करता था, मेरा ख्याल करता था, सब ख्याल रखता था। और मेरी समझ में नहीं आता कि मेरा इतना लाडला छोटा बेटा कैसे दुनिया से जा सकता है, जबकि उसको मेरे लिए दुआ मांगनी चाहिए थी और आज मैं उसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा रही हूँ। ये कितना जुल्म है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मेरी बार बार अपील है कि इसको प्लीज़ साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन किए जाए और जो है उनको बिल्कुल सजाएं दी जाए, उनको सामने लाया जाए ताकि वो दोबारा किसी ख़ानदान को तबाह ना कर सके। ये 48 जो हुए हैं, इसके बाद कोई माँ ना रोए, कोई बहन ना रोए, कोई भाई ना रोए। एब्सोल्युटली। दानियल, हमने देखा रशिया में भी अभी एक प्लेन क्रैश हुआ। ये एक ट्रेजेडी तो है बहुत बड़ी, मगर यू राइट कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई बात आप अपने भाई के हवाले से शेयर करना चाहें? He was everything to me, and he was honest. He loved Pakistan, and अपनी जॉब से उसको बड़ा प्यार, जॉब से बहुत प्यार करता था। बात कब हुई थी आपकी आखिरी दफा उनसे? 3 दिन पहले बात हुई थी क्रैश से। आपकी 3 दिन पहले फोन पे? आपकी कब बात हुई थी? I saw him in the morning. Same morning. Okay. ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर। ठीक। I was leaving the house and he just woken up. वो अपनी चाय पी रहा था। कोई बात हुई खास? बिल्कुल हुई। मैंने उससे कहा कि अहमद, उसने अपने आगे जाना था मलेशिया, तो ही वांटेड टू डू सम लास्ट मिनट शॉपिंग। तो उसने मुझसे पूछा आप कितने बजे घर आओगी? मैंने कहा I'll be home by 3:30, मैक्सिमम 3:30। कहते 4:30 I'll be home in Chandal, then we'll go for shopping. And I walked out of the door and I never saw him again. There are a few things that I do want to add. हम लोग चाहते हैं कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर हम लोगों को उसका हिस्सा बनाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, NTSB को इन्वॉल्व किया जाए। आई डोंट ट्रस्ट SIB। वही शक्लें हैं, लोग एक दूसरे को कवर करते हैं। आई नो दीज पीपल इनसाइड आउट, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो पास में मैंने देखे हैं, इन्वेस्टिगेशन साफ नहीं होती हैं। सो वी वांट अ थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर जो आके इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करे। थिर्डली, जितने भी ये जो जहाज़ इन लोगों ने एयरवर्दी किए हैं या पास में किए गए थे, इन सब की रिपोर्ट्स भी हम लोगों को दिखाई जाएं। एंड लास्टली, वी नीड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसके अंदर पास 2 महीने के ट्रेंड्स होते हैं जहाज़ के इंजन परफॉर्मेंस के साथ।